नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, उसमें जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों की जानें गई हैं, जिन लोगों के परिवार को ये सदमा और ये दुख झेलना पड़ा है, हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द से जल्द ठीक हों और जितना हो सके हम सब लोग उनकी मदद करें। ये मेरी आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है। तो आइए दोस्तों, अभी वीडियो हम शुरू करते हैं। 2023 में दोस्तों कौन सी गाड़ी लेना सबसे बेटर ऑप्शन है? क्या पेट्रोल गाड़ी या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी या सीएनजी या हाइब्रिड? दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले या फिर और आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि ये सवाल ऐसा नहीं है जिसका 1 मिनट में जवाब दिया जा पाए। अभी एक ट्रांजिशन का समय है। हालांकि अगर देखा जाए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना रेवोल्यूशन आया है गाड़ी की स्पेस में। लेकिन कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में सोच के हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें गाड़ी लेनी है या फिर नहीं लेनी। तो आइए एक एक फैक्टर को एक एक करके डिस्कस करें और जानते हैं कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर है आपके लिए। तो दोस्तों जैसे सबसे पहला मैं फैक्टर डिस्कस करूंगा सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हमारा चैनल सस्टेनेबिलिटी के बारे में है और आप में से कई लोग सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच के ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हम पेट्रोल के या डीजल के बजाय सीएनजी या इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ी लें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी का जो एस्पेक्ट है उसके अंतर्गत जो फैक्टर्स है उन्हें एक एक करके हम डिस्कस कर लें। सबसे पहले दोस्तों अगर हम सीएनजी की बात करें तो सीएनजी 2 दशकों से ज़्यादा के लिए अगर आप लगा लें इस सदी की शुरुआत से ही सीएनजी एक ऐसा रेवोल्यूशनरी फ्यूल ऑप्शन बन के आया था जो कि एमिशंस भी कम करता है और धुआं कम छोड़ता है, पेट्रोल से कंपेयर्ड सस्ता भी है। और इनिशियली हालांकि सीएनजी चार्जिंग स्टेशंस कम थे लेकिन धीरे धीरे बढ़ते गए। कमर्शियल यूज़ हो या पर्सनल यूज़ हो, सीएनजी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और कई क्षेत्रों में भारत के पेट्रोल से ज़्यादा सीएनजी गाड़ियों का ही यूजेज है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का डेफिनेटली जो है सीएनजी से भी एमिशंस कम है। और क्योंकि इसके टेल पाइप एमिशंस नहीं है, इसका कोई ऐसा पाइप नहीं है जो कि धुआं छोड़े, तो पोल्यूशन के नज़रिए से तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक के ओवरऑल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हमें ये जानना और इस चीज़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी जब से बनती है से लेके जब तक डिस्पोज होती है तब तक कितना उसका पर्यावरण पे क्या क्या असर वो छोड़ के जाती है। जैसे कि माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी का उत्पादन होता है, तो उसके लिए भी उसमें भी काफ़ी एनर्जी और काफ़ी एमिशंस होते हैं या उसका भी कार्बन फुटप्रिंट होता है। और दूसरी जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो बिजली जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरीके की बिजली है। अगर बिजली आप नॉर्मल जो आपके घर पे बिजली आती है जो कि ज़्यादातर कोयले से ही उत्पादन होता है तो फिर उसमें और पेट्रोल में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एक पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वहीं पे अगर आप सोलर पावर से बिजली ले रहे हैं तो शायद से थोड़ा सा फ़र्क पड़े। हाइब्रिड गाड़ी, अब हाइब्रिड गाड़ी का जो सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो हाइब्रिड है वो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक की हाइब्रिड है या फिर पेट्रोल और सीएनजी की हाइब्रिड है। तो ये आप मान के चलिए कि इसका जो सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट है, खास करके एमिशंस की अगर हम बात करें तो वो एक तरीके से इन दोनों के बीच में ही रहता है, दोनों फ्यूल ऑप्शंस के बीच में रहता है क्योंकि वो दोनों का यूज़ कर रहा है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी की प्राइस की। अगर हम गाड़ी की प्राइसेस की बात करें, पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, तो आप नोटिस करेंगे कि जो पेट्रोल गाड़ी है वो आपको इन सब में से सबसे सस्ती पड़ती है। इसके बाद जो है वो सीएनजी आती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक आती है एंड हाइब्रिड का क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल अगर हमें देखना है तो टाटा टिगोर को हम देख सकते हैं। इसका आप जो है टॉप वेरिएंट आप मान लीजिए, मैं ऑन रोड की बात करूँ, ऑन रोड प्राइस दिल्ली जैसे एक बड़े शहर में, क्योंकि कई बायर्स यहाँ पे हैं, तो पेट्रोल का जो है इसका टॉप वेरिएंट वो आपको लग जाएगा, मैं आपको एक हिसाब दूंगा कि इसकी प्राइस क्या रहेगी ऑन रोड।
तो 9 से 9.5 लाख इसकी पेट्रोल की रहेगी। सीएनजी का जो है वो 10 लाख के अराउंड पड़ेगा और इलेक्ट्रिक का 14.5 लाख पड़ेगा। इसमें भी दोस्तों आप अलग अलग वेरिएंट्स चेक कर सकते हैं, अलग अलग शहरों के प्राइसेस चेक कर सकते हैं और समय के साथ प्राइसेस भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर चेक करिएगा, लेकिन एक मोटा हिसाब है। इसी तरीके से अगर मैं टाटा नेक्सॉन का आपको एग्जांपल दूं तो उसका अगर टॉप वेरिएंट आप देखें पेट्रोल में तो वो 15 लाख या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, और वहीं पे अगर आप ईवी में देखें तो 18 लाख या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा। कुछ हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं जो कि पेट्रोल और सीएनजी दोनों का ऑप्शन प्रोवाइड करती है इंडिया में, जैसे कि सुजुकी की बलिनो है या फिर अर्टिगा है, वो 10 लाख या उसके करीब में आ जाती हैं और ये बहुत ही अच्छी गाड़ियां हैं। सुजुकी की ऑब्वियसली एक ट्रस्ट वैल्यू है, उसके साथ में ये सिंस पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शंस देते हैं, तो आप कहीं भी जाएं, कभी भी जाएं, चाहे पहाड़ों पे जाएं या फिर ऐसे क्षेत्र में, ऐसे राज्य में या ऐसे शहर में जाए जिसका आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तब भी आप जो है कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं, जानते हुए कि पेट्रोल या सीएनजी कुछ ना कुछ आपको फ्यूल ऑप्शन मिल जाएगा, भरने के लिए चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पेट्रोल और ईवी के हाइब्रिड की बात करें तो इसमें मुझे जो लगता है 15 लाख से ऊपर ही आपको जो ज़्यादातर हाइब्रिड है, जैसे कि आप टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर की बात कर सकते हैं, तो वो आपको करीब 16 लाख या उससे ज़्यादा में हो सकता है आपको कॉस्ट पड़े। अब दोस्तों बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की। रनिंग कॉस्ट दोस्तों, इसके लिए मैं एक बहुत एक अप्रॉक्सीमेट हिसाब जो है मैं आपको अगर माइलेज करके या फिर उसके साथ में यूनिट्स और वो सारे फैक्टर्स बताऊं तो शायद थोड़ा टाइम लग जाए। मैं एक एवरेज रनिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीस पर किलोमीटर बता सकता हूं, मतलब कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, हर किलोमीटर के लिए आपको कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ी को अगर आप चार्ज करें तो 1 रुपये प्रति किलोमीटर जितना कम भी हो सकता है, या फिर आप अगर कमर्शियल चार्जिंग स्टेशंस पे जाए तो 1.5 से 2.5 रुपये पर किलोमीटर भी पड़ सकता है। सीएनजी गाड़ी अगर दोस्तों आप चार्ज करते हैं तो चूंकि अभी प्राइसेस राइज करी है तो मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको दे सकता हूँ 4.5 से 5 किलोमीटर। दोस्तों अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, हर गाड़ी की मेक या उसकी माइलेज के अकॉर्डिंग ये फिगर्स वेरी कर सकती है, लेकिन आप इनको फिगर्स को अगर रिलेटिवली लें तो आपको समझ आएगा कि अगर 1 रुपये इलेक्ट्रिक है या पेट्रोल 8-9 रुपये तो कहाँ तक फ्लक्चुएट कर सकते हैं प्राइसेस। उसी तरीके से हाइब्रिड जो है वो 5 से 6 रुपये पर किलोमीटर पड़ सकता है। इसको आप थोड़ा हाई ही मान के चलें, क्योंकि हाइब्रिड में कई बार ऐसा हो जाता है कि आप शहर से बाहर जाएं या फिर ऐसी किसी नई जगह जाएं तो गाड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस मांगेंगी, और उस केस में आप वो फ्यूल ऑप्शन चुनेंगे जो ज़्यादा परफॉर्मेंस दे, हो सकता है उसमें कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा हो। तो 5 से 6 रुपये आप हाइब्रिड का मान के चलिए। इसमें अगेन मैं कहना चाहूँगा सीएनजी और हाइब्रिड हो सकता है ऊपर नीचे हो, सीएनजी के भी अगेन प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते रहते हैं या फिर बढ़ सकते हैं आगे फ्यूचर में, तो आप मान के चलिए कि किसी केस में सीएनजी की प्राइस हो सकता है हाइब्रिड से रनिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाए। और उसी के तरीके से पेट्रोल जो है उसकी रनिंग कॉस्ट आप मान के चलिए 8 से 9 रुपये पर किलोमीटर। ये एक एवरेज गाड़ी की बता रहा हूँ मैं। कुछ गाड़ियाँ जिनकी एवरेज बहुत अच्छी है पेट्रोल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई लोग कहते हैं और क्लेम करते हैं कि ब्रेजा की एवरेज बहुत अच्छी है, कई लोग कहते हैं कि 20 भी दे देती है हाईवेज पे, या फिर शहर में 18-19 दे देती है, तो उनकी ऑब्वियसली रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी गाड़ियों की। लेकिन ये मैं एक एवरेज गाड़ी के लिए बता रहा हूँ पेट्रोल की, जो नई गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होके इस साल में बेची जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला फैक्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है कि आज मैं जो अमाउंट एक गाड़ी पे स्पेंड कर रहा हूँ ये मुझे आज की तारीख में कितना महंगा पड़ रहा है, और आने वाले समय में ये मुझे कितना रिटर्न देगा या फिर कितना बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए, कितना अच्छा रहेगा ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए। इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो है डेफिनेटली लॉन्गर लाइफ होती है एक पेट्रोल गाड़ी से, और उसकी जो बैटरी लाइफ भी कही जाती है वो 10 साल से ज़्यादा कही जाती है, जबकि पेट्रोल की आपने देखा होगा बैटरी ही आप हर 3 से 5 साल में चेंज करते हैं एक एवरेज छोटी गाड़ी की। और तो इससे ये हो जाता है कि रीसेल जो है इलेक्ट्रिक का बेटर होगा। एक चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगा, उसका रीज़न ये है कि आने वाले समय में आप देख रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है मार्केट में, और
तो ये मार्केट को काफ़ी तरह से काफ़ी अच्छे से पेनिट्रेट कर रहा है। जब सीएनजी आया था और सभी लोग लगभग पेट्रोल और कुछ लोग जो जिनके पास बड़ी गाड़ी थी वो डीजल यूज़ कर रहे थे, तब लोगों को लगा था कि हाँ सीएनजी आएगा। लेकिन आज के डेट में आप देखिए सीएनजी एक मतलब कि ऑलमोस्ट हर घर में, हर कॉलोनी में सीएनजी गाड़ियाँ है ही हैं। तो उसी तरीके से हो सकता है आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पेनिट्रेशन या फिर जो परसेंटेज है मार्केट में वो ज़्यादा बढ़ जाए कंपेयर टू पेट्रोल, सीएनजी एंड अदर ऑप्शंस। उस केस में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी को बेचना ज़्यादा आसान रहेगा आने वाले समय में। और इलेक्ट्रिक मार्केट स्केल अप हो भी रही है, तो ये एक फैक्टर है जिसका आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन और एक बात जिसको आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि जो बैटरी की कॉस्ट है इलेक्ट्रिक की, वो काफ़ी महंगी होती है। अगर आपकी गाड़ी की जो भी प्राइस है उससे आप 30 to 40% प्राइस आप अपनी बैटरी की मान के चले। हालांकि बैटरी लाइफ लंबी होती है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी बैटरी जल्दी डिग्रेड होती है या फिर आपको उसे रिप्लेस करना पड़े तो उसकी बैटरी भी अच्छा कॉस्ट करेगी कंपेयर टू, और लाखों में होगी उसकी कॉस्ट कंपेयर टू अगर आप सीएनजी कार का अपना सिलेंडर देखें या फिर अपनी पेट्रोल कार का आप बैटरी देखें। दोस्तों अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है चार्जिंग। अब चार्जिंग में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो आपका कंफर्ट भी है, एक्सेसिबिलिटी भी है एंड चार्जिंग टाइम है। इन सब पैरामीटर्स पे मैं इन तीनों चारों गाड़ियों को कंपेयर करता हूँ। पेट्रोल के बारे में दोस्तों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। पेट्रोल या डीजल गाड़ी के लिए आपके लिए चार्जिंग स्टेशंस ऑल ओवर इंडिया है ही अवेलेबल, क्योंकि कितने दशकों से पेट्रोल गाड़ियाँ चलती आ रही हैं। और पेट्रोल स्टेशन पे भी आपने देखा होगा कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है या बहुत दूर दराज का कोई पेट्रोल स्टेशन होता है, पेट्रोल पंप, तो वहाँ पे 7-8 गाड़ियाँ 6-7 आपके आगे होंगी। अदरवाइज मोस्टली आपको पेट्रोल स्टेशन आप जाते हैं, जैसे आपको पेट्रोल स्टेशन दिखता है उसके 2 से 3 मिनट में मतलब आपकी गाड़ी वहाँ लग जाती है और चार्ज होके आप वहाँ से फ्री हो जाते हैं। जबकि सीएनजी में आपने नोटिस किया होगा, सीएनजी में एक तो स्टेशंस डेफिनेटली पेट्रोल से रिलेटिवली कम है। सीएनजी स्टेशंस पे कभी कभार भीड़ होती है, और अगर कोई पीक डे हो या फिर सीएनजी स्टेशंस दूर हो किसी शहर में, किसी स्टेट में, तो उसमें आपको चार्जिंग में टाइम लग सकता है। हो सकता है आधे घंटा से 1 घंटा या फिर कई घंटे भी लग सकते हैं आपको सीएनजी में, जो कि पेट्रोल के साथ आपको प्रॉब्लम नहीं होती। इलेक्ट्रिक के बारे में दोस्तों ये है कि आज की डेट में हालांकि चार्जिंग पॉइंट्स डेफिनेटली कम है, लेकिन ये बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। और स्लो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग दोनों ऑप्शंस है। आप अपने घर पे भी चार्जर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है फास्ट चार्जिंग का, जिसमें कि कई बारी गाड़ी आपकी 1 घंटे से कम में भी चार्ज हो सकती है। हो सकता है फुली चार्ज ना हो, लेकिन आप विद इन 45 मिनट्स अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं एक अच्छे लेवल तक। दैट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कार कौन सी है, आपकी और चार्जिंग स्टेशन की एफिशिएंसी कैसी है, और आपको कितनी परसेंट चार्ज करना है कार को। अगला दोस्तों, अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो डेफिनेटली पेट्रोल या डीजल वर्जन्स में ज़्यादा से ज़्यादा बूट स्पेस होती है, क्योंकि ना उसमें सिलेंडर है ना बैटरी पैक है। इलेक्ट्रिक कार्स में बूट स्पेस थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि बैटरी पैक जो है वो थोड़ी सी स्पेस ले लेता है। उसी तरीके सीएनजी कार्स में, अगर मैं सेम कार की अगर बात करूँ तो सीएनजी कार में सिंस सिलेंडर आपका जो है बूट स्पेस को थोड़ा ऑक्यूपाई कर लेता है, तो बूट स्पेस थोड़ी और कम हो जाती है। बाकी अगर दोस्तों मैं कंफर्ट की बात करूँ, लग्जरी की बात करूँ, जैसे कि इंजन का जो साउंड है, तो डीजल और पेट्रोल को आप कंपेयर करें, ऑब्वियसली डीजल इज़ बेटर, लेस नॉइज कंपेयर टू पेट्रोल। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक जो है वो तो एकदम नॉइज़ फ्री है। आपको लगता ही कई बार ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे, क्योंकि इंजन की कोई साउंड नहीं आती, कोई कंबशन नहीं है, इग्निशन नहीं है कोई। तो ये एक जो फैक्टर है इसमें इलेक्ट्रिक इज़ डेफिनेटली सुपीरियर टू कंपेयर टू ऑल अदर वेरिएंट्स। उसी में अगेन अगर आप हाइब्रिड चलाएंगे तो हाइब्रिड में डेफिनेटली, क्योंकि उसके ऑप्शंस, फ्यूल ऑप्शंस स्विच करते रहेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल ऑप्शन आपको श्योर होगा या नहीं होगा। एक और फैक्टर जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है वो है कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस माने कि हो सकता है सरकार कोई इस तरह का ऑर्डर निकाले जिसमें कि आपकी गाड़ी की लाइफ डिपेंड या ऑन रोड आप कितना चला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो चाहे पेट्रोल है या सीएनजी है, इलेक्ट्रिक है, वो 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, तो ये सरकार ही डिसाइड करते हैं। अब इसी में ही कई सारे कंप्लायंसेस आते हैं, और इवन आपकी अगर पेट्रोल कार है तो उसमें भी कई आपको
आने वाले समय में अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि BS6 कंप्लायंट अगर आपका इंजन हो, या E20 फ्यूल कंप्लायंट हो, जिसमें कि एथेनॉल की भी कुछ परसेंटेज आती है पेट्रोल में जो डलता है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जैसे कि ऑड इवन डेज होते हैं, या फिर इस तरह के कोई नियम निकलते हैं कि इतने से इतने समय तक या इन 6 दिनों तक, इस 1 हफ्ते तक ऑड इवन फॉलो किया जाए, या फिर इस तरह की गाड़ी ना निकाली जाए। तो उसमें डेफिनेटली जो गाड़ी सबसे सस्टेनेबल हो, जिसमें कि ज़्यादातर CNG या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आती हैं, उनको लीवे दिया जाता है। दोस्तों फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाइब्रिड गाड़ी जो है उसके बारे में कई लोग कहते हैं कि हाइब्रिड एक ट्रांजिशन करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप अपनी ज़िंदगी भर पेट्रोल या फिर डीजल गाड़ी चलाते आए हैं, तो हाइब्रिड कार अगर आप लेना चाहें, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको ये समय देता है सीखने के लिए और समझने के लिए कि कौन सा फ्यूल ऑप्शन आपके लिए बेटर है। और हाइब्रिड कार का जो एक बहुत एडवांटेज रहेगा कि कितने भी कंप्लायंसेस आ जाए, कितने भी चेंजेस आ जाएं, वो गाड़ी आपकी जो है, सिंस उसके अंदर मल्टीपल फ्यूल ऑप्शंस है, तो हमेशा कोई ना कोई आपके पास तरीका रहेगा ही उस कार को रन करने का, चाहे कितने भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं। अब दोस्तों एंड में बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए कौन सी गाड़ी लेना एक बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वन साइज फिट्स ऑल यहाँ पे नहीं चलता। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट पे, टोटली आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। इसमें मैं 2 ही फैक्टर्स की बात करूँगा, एक आपकी यूजेज और एक आपकी अफोर्डेबिलिटी। अगर आप सिर्फ यूजेज की बात करें, आपकी यूजेज अगर बहुत मिनिमल है, मान लो कि आप का जो लाइफस्टाइल है उसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर आपको अक्सर आसपास जाना होता है, हफ्ते में 2-3 दिन जाना होता है, स्पेशल ओकेजन्स पे जाना होता है, आपके घर में लोग ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो फिर पेट्रोल आपके लिए आई थिंक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि ना ये आपको ज़्यादा महंगी पड़ेगी, ना आपको इसका, सिंस आपका यूजेज कम है, तो चाहे इसकी प्राइसेस ज़्यादा भी बढ़ जाएं तो आपको ओवरऑल इतना महंगा नहीं पड़ेगा, और आपको कॉस्ट रिकवरी या इन चीज़ों के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर दोस्तों आपका CNG मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपका डेली यूजेज है कार का, मानो कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको जाना है, या फिर या तो आपको ऑफिस जाना होता है रेगुलरली, या फिर आपको बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है, या किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको 5 दिन या उससे ज़्यादा जाना पड़ता है, तो CNG में रेकमेंड करूँगा। इलेक्ट्रिक भी एक अच्छा ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक में तब रेकमेंड करूँगा आज की डेट में, अगर आपका पॉइंट टू पॉइंट फिक्स्ड हो कि यही आपका स्कूल है, यही आपका कॉलेज है, या फिर यही आपका ऑफिस रहेगा, या इतने ही रेडियस में आपका ऑफिस रहेगा। बट अगेन इलेक्ट्रिक कार का एक और एडवांटेज या फिर जो चीज़ है वो ये है, इलेक्ट्रिक स्टेशंस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं बड़े शहरों में खास करके, और हाईवेज पे भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं, चार्जिंग की स्पीड्स बेटर हो रही हैं, और मार्केट में काफ़ी रेवोल्यूशन आ रहा है। लेकिन सिंस ये कार ऑलरेडी 3 से 4 लाख ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है पेट्रोल या CNG गाड़ी से, तो फिर आप इस कार को तब लें अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार है, या फिर अगर आप थोड़ी पेशेंस रख सकते हैं, जैसे कि चार्जिंग में अगर टाइम ज़्यादा लग जाए, या फिर आपको कभी किसी रीज़न से आप ना जा पाएँ तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या दूसरा ऑप्शन लेना पड़े। और हाइब्रिड कार्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे मैंने कहा था अर्टिगा और बेलिनो ऐसी हाइब्रिड कार्स है जिनमें कि पेट्रोल और CNG का ऑप्शन मिलता है। ये 10 लाख के अंदर आती हैं। स्टाइल की अगर बात करें तो स्टाइल से ज़्यादा प्रैक्टिकल कार्स है ये बहुत ज़्यादा, तो इनको आप देख सकते हैं, 10 लाख के अंदर आती है। लेकिन अगर आप और कोई फ्यूल ऑप्शंस देखना चाहे तो ज़्यादातर जो हाइब्रिड कार्स है वो 15 लाख के ऊपर ही आएगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हाइब्रिड कार इज़ आई थिंक अ ग्रेट ऑप्शन। इट इज़ फ्यूचरिस्टिक ऑल्सो एंड ट्रांजिशन में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों अगेन मैं वीडियो यही कह के एंड करना चाहूँगा कि 2023 में आपको जो गाड़ी लेनी है वो डिपेंड, आपके लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड, ये सारे ही ऑप्शंस अच्छे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी यूजेज, आपके बजट के ऊपर।
और डेफिनेटली आपको जो कार में फीचर्स पसंद आते हैं, या फिर आपको अगर कार में स्टाइल ज़्यादा चाहिए, लग्जरी ज़्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली आप मॉडल टू मॉडल कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत दिनों बाद हमने ये चैनल में आज वीडियो डालना स्टार्ट किया है। सस्टेनेबल कार्स के बारे में, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के बारे में, कार्स के बारे में, और अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल उनके बारे में मैं डेफिनेटली और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, लव यू गाइस, टेक केयर, हैव अ हैप्पी, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पर्यावरण का ख्याल रखें एंड कोशिश करें एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीने का। और सस्टेनेबिलिटी कम्स विद बैलेंस। एक दिन में आप पूरी तरीके से नहीं हो सकते सस्टेनेबल, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा भी शुरू करें तो बहुत कुछ हो सकता है। लव यू गाइस, टेक केयर, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, और जो कि जल्दी अपलोड करेंगे।